अशोक के उत्तराधिकारी से पहले वो गुहा लेख ही समझ लें, इसीलिए तो पूछ रहे थे क्योंकि हम भूल जाते हैं ना कि कौन कौन से टॉपिक हुए थे, कौन से भी बचे हुए हैं। अशोक, अच्छा गुहा लेख, चलो गुहा लेख होते क्या है? हाँ, ऐसे लेख जो कहां लिखे गए? गुफाओं में। गुफाओं में जो लोग लिखे गए उनको क्या बोला गया है? गुहा लेख। गुहा लेख हमें जो मिलते हैं वो मोस्टली हमें किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? खासकर जिस क्षेत्रों में क्या बनाई गई होंगी? गुफाएं। गुफाएं कहां कहां बनी है भाई, इसको पहले जान लेते हैं। जो इनका जो निर्माण हुआ है, ये होते क्या थे? पहली चीज, गुफाओं में लिखे गए लेख। गुफाओं में लिखे गए लेखों को क्या बोला गया है? गुहा लेख। इनका जो निर्माण हुआ है वो कहां हुआ है? सब गुफाओं में। और ये गुफाएं कहां की हैं? गुफाओं में। कहां की गुफाओं में? पहाड़ी क्षेत्र है। और ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? देखो, सबसे ज्यादा जो गुहा लेख क्षेत्र मिलते हैं वो किन पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं? एक है बराबर की पहाड़ियां, ये पटना क्षेत्र के ही पास पड़ती हैं। नागार्जुन पहाड़ियां हैं, सीतामढ़ की पहाड़ियां हैं, सीतामढ़ी की पहाड़ियां। इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज्यादातर हमें गुफाएं और गुहा लेख मिलते हैं। अब इसमें जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। इसमें देखो दो तरीके की गुफाएं मिलती हैं। एक वो गुफाएं हैं जो बौद्धों के लिए, क्या तुम्हें याद हो बौद्धों के लिए क्या बनते थे? बिहार भी काफी हद तक या तो जंगली क्षेत्रों में होते थे या पहाड़ियों पर होते थे। लेकिन एक संप्रदाय था खासकर जिसका नाम था अजीवक, मक्खिल पुत्र गोशाल वाला। इनकी हमने बताई थी खास बात कि ये केवल क्या करते थे, दिन में एक बार भिक्षा मांगने निकलते थे और इनकी जितना हथेली में आ जाए भोजन उतना ही भोजन लेते थे और उतना ही खाते थे, इसीलिए ये अजीवक कहलाए। तो अजीवक संप्रदाय के लोगों को जो बस्ती या गांव से कोई मतलब नहीं था, तो इसके लिए इनके लिए खासकर गुफाएं निर्माण कराई गई थी। बौद्ध धर्मी तो था कि बौद्ध धर्म में तो गृहस्थ भी आ सकते थे और बौद्ध भिक्षु भी आ सकते थे, तो इनके लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया। तो इनके लिए कहां गुफाएं बनाई गई? देखो, बराबर की पहाड़ियों पे गुफाएं बनाई गई। तो गुफाएं बनाई किसने? एक तो अशोक ने बनाई, ठीक। दूसरा एक शासक दशरथ, अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकारियों में दशरथ। दो शासक मिलते हैं जिन्होंने क्या बनाई? गुफाएं बनाई गुहा लेखों के लिए। अशोक ने कौन कौन सी गुफाएं बनाई? BKS, विश्व झोपड़ी। गुफा का नाम क्या है? विश्व झोपड़ी के। कर्ण गुफा, और सुदामा गुफा। BKS यानी विश्व झोपड़ी, कर्ण और सुदामा। दशरथ ने जो गुफाएं बनाई उसमें सबसे प्रसिद्ध जो लोमस ऋषि, लोमस ऋषि गुफा। जो सबसे फेमस गुफा हुई वो कौन सी थी? और भी छोटी छोटी गुफाएं बनी लेकिन ये वो हैं जो प्रसिद्ध वाली हैं। लोमस ऋषि गुफा
ये सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। हाँ, ये तो ये सबसे अलंकृत है। दशरथ द्वारा ये सब किसके लिए बनवाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के लिए। और जो दशरथ ने जो, ये देखो सब क्या है, पुरानी गुफाएं हैं जो अशोक के समकालीन बनी, अशोक के समय बनी गई, लेकिन ये सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है इस झोपड़ी। लोमस ऋषि गुफा ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये सबसे बड़ी, सबसे अलंकृत है। इसमें हाथियों को पूजा करते हुए दिखाया गया है। चाहे तो पॉइंट लिख लो, सबसे बड़ी, सबसे अलंकृत, सबसे बड़ी, सबसे अलंकृत, अलंकृत तथा इसमें हाथियों को पूजा करते हुए दिखाया गया है। क्लियर? ये बात समझ गए कि यानी इन गुफाओं में मिली हैं जो गुफाएं किस बात को, किसके लिए मेल ली थी? आजीवक संप्रदायों के लिए थी, जिनमें अशोक की कुछ फेमस गुफाएं विश्व झोपड़ी, कर्ण, सुदामा गुफाएं थी, और दशरथ की जो बनी वो कौन सी थी? लोमस ऋषि। ऐसे ही करके कुछ गुफाएं इन क्षेत्रों में मिलती, नागार्जुन पहाड़ियों में मिलती इनमें, लेकिन जो प्रसिद्ध है उनकी चर्चा केवल हमने यहां कर ली क्योंकि गुफाएं बहुत सी मिलती हैं। अब आते केवल एक ही ये पॉइंट बचा था, और इनमें जो लेख लिखे गए हैं उनको क्या कहा गया? गुहा लेख। अच्छा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इनमें किस प्रकार के लेख मिलेंगे? मान ले रहे हैं गुहा लेख लिखे गए, तो गुहा लेखों में किस प्रकार की भाषा या किस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया होगा? भाषा ब्राह्मी लिपि है, भाषा प्राकृत। एक्चुअली में ये पूछने की बात है कि इसमें क्या लिखा गया होगा, बताओ किस चीज का जिक्र किया गया होगा? हाँ, इसमें धार्मिक बातों का उल्लेख किया गया होगा, और इसमें प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल कैसी बातें होंगी? धार्मिक बातें होंगी, क्योंकि भाई ये क्या है, सब भिक्षुओं के लिए है, खासकर आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी। अब आते हैं अपने उस टॉपिक पर, कौन सा है जो इसका नाम अशोक के उत्तराधिकारी। अब अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करें, अब ऐसा माना जा रहा है कि अशोक के कई पुत्र थे, हमने कई पुत्रों के नाम भी पढ़े, एक का नाम हमने तीवर भी पढ़ा था, जिसका उल्लेख कहां मिलता है? मैम चलो पढ़ते नहीं हो, कापी बना लेते हो बस खूबसूरत खूबसूरत सी, पढ़ भी लिया करो। इनका जो उल्लेख हमें मिलता है वो कहां मिलता है? इलाहाबाद। जो कौशाम्बी से लेख लाया गया था वो कहां लगाया गया? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के किले में। उसमें कारुबाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक, उसमें हमें तीवर और उनका उल्लेख मिलता है। आगे जब हम ये देखते हैं कि उसके बाद एक और पुत्र का उल्लेख मिलता है, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको कहां भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। एक और पुत्र का नाम हमें मिलता है जिसका नाम था क्या? कुणाल। और एक और पुत्र का नाम मिला जिसका नाम था क्या? जालौक। ठीक, अब इनमें मुझे पुत्रों के नाम मिलते हैं तो इसमें एक कंफ्यूजन बहुत है। बौद्ध धर्म कुछ अलग बात कहता है, जैन धर्म कुछ अलग कहने की कोशिश करता है, और जो पुराण हैं वो कुछ अलग कहते हैं। एक्चुअली में कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है कि इनमें नामों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और उत्तराधिकार को लेकर कंफ्यूजन है। फिर भी हम कुछ नाम जान लेते हैं जो उत्तराधिकार के फेमस नाम हैं। अशोक के बाद माना जाता है कुणाल, जिसको सुयस भी कहा गया है।
जिसको कुणाल को क्या कहा गया है, सुयश भी कहा गया है। ये शासक बना किसके बाद, अशोक के बाद। अशोक के बाद शासक बनने वाला व्यक्ति कौन था, कुणाल शासक बना। कुणाल के बारे में बहुत कुछ ज्यादा ज्ञान की बातें हमें नहीं मिलती, केवल इसके नाम का उल्लेख ज्यादा मिलता है। इसके बाद एक शासक बना संप्रीति। ये रिपोर्ट थोड़ा सा जानकार वाला शासक है, कौन, संप्रीति का उल्लेख मिलता है। संप्रीति का जब हमें उल्लेख मिलता है तो इसके बारे में यह पता लगता है खासकर जैन ग्रंथों में। क्यों, ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में हमें उल्लेख कहां मिलता है, जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, क्यों, क्योंकि ये किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके बारे में यह भी पता लगता है कि इसने भी चंद्रगुप्त मौर्य के समान ही, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि दक्षिण भारत चले गए और वहां संलेखना लेके क्या किया, अपना प्राण त्याग दिए, निर्वाण प्राप्त किया। सेम उसी प्रकार से इसने भी दक्षिण भारत जाकर और संलेखना द्वारा ही अपने क्या दिए, प्राण त्याग दिए। ऐसा बताते कौन, जैन ग्रंथ। यानी जैन ग्रंथों के अनुसार इसने कहां पर, इसने दक्षिण भारत जाकर जैन रीति या इसको भाई कहें संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिए। यानी इस आधार पर देखा जाए तो उन्होंने इसकी तुलना किस हिसाब से की कि ये द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य था। जैसा उसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक तरफ जाकर श्रवणबेलगोला में क्या किया था, संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सेम इसके द्वारा भी दक्षिण भारत जाकर इसने भी कैसे प्राण त्याग दिए, जैन तरीकों से। खासकर संलेखना ही माना गया कि उसी तरीके से इन्होंने भी अपने क्या किए, प्राण त्याग दिए। अब देखो धार्मिक एक चीज समझते जाना, अगर हम देखें तो सभी व्यक्ति अलग अलग धर्म को मान रहे हैं। फिर क्या हुआ, इसके बाद एक शासक माना जाता है शालिशुक। कोई खास इनके बारे में ज्ञान की बात नहीं है, बस केवल नाम जानना है। अब एक शासक का नाम मिलता है जालौक। इस जालौक के बारे में हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो इस जालौक के विषय में जानकारी हमें रजत तारंगड़ी से प्राप्त होती है, सॉरी राज तारंगड़ी। हाँ, इन राज तारंगड़ी के अनुसार क्या था भाई, इनको किसका बताया गया है, अशोक का पुत्र। कहां स्थापित किया, कश्मीर में शासन स्थापित किया। इसने कश्मीर चला गया और कश्मीर में क्या स्थापित किया, अपना इसने शासन स्थापित किया। और राज तारंगड़ी के लेखक है कल्लर साहब, और कल्लर साहब ये भी कहते हैं कि अशोक का पुत्र था और इसने कश्मीर में जाकर क्या स्थापित किया, शासन। इसके साथ साथ वो एक बात और जिक्र करते हैं कि जालौक ने ही कश्मीर में हिंदू सभ्यता का प्रचार भी किया। हाँ, उनका मानना है कि वहां पर पहले कबीलाई समाज तरीके के लोग रहते थे, तो उनके हिसाब से कि इन्होंने ही, जालौक ने ही कश्मीर में हिंदू सभ्यता का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, बढ़ावा दिया। दूसरे एक और चीज मिलती है राज तारंगड़ी में कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो इसके मतलब अगर हम एक स्टोरी देखें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अशोक ने जब श्रीनगर की स्थापना की होगी कश्मीर में, तो कश्मीर क्षेत्र का
जो गवर्नर है या राज्यपाल नियुक्त किया होगा किसको? जालौक को। जब जालौक इधर अशोक की मृत्यु हो गई होगी तो जालौक ने वहीं पर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया होगा और उसी क्षेत्र में शासन करने लगे होंगे। फिर इनके बाद इनका पुत्र बताया जाता है दामोदर, जो शासक बना कश्मीर का, किसके हिसाब से? राज तारंगड़ी के हिसाब से। तो इनके शासक ये माने जाते हैं। इसके बाद एक शासक माना गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है थोड़ा, जिसका नाम है दशरथ। हाँ वही है, अब इसको जानना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है। जैसे एक ये समानता रखता है चंद्रगुप्त मौर्य से और ये समानता रखता है अशोक से। अब समझो दशरथ में खास बात क्या है? ये तो अजीबक संप्रदाय का अनुयायी है। किस संप्रदाय का? ये अजीबक संप्रदाय का। अगर ध्यान हो तुम्हें तो बिंदुसार भी किसका था? अजीबक संप्रदाय का था। बिंदुसार भी किसका था? अजीबक संप्रदाय। इसने क्या किया? इसने एक उपाधि धारण की, इसकी भी एक उपाधि मिलती है, देवा नाम प्रिय। इसने कौन सी उपाधि धारण की? देवा नाम प्रिय। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझ लो, देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले मौर्य के कितने शासक हुए हैं? केवल 2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। 2 शासक हुए हैं जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की है? देवा नाम प्रिय। एक अशोक ने और दूसरा दशरथ ने। इसने और क्या काम किए हैं? अजीबक संप्रदाय का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यहां पे एक नोट बना के लिख लो। अशोक के बाद देवा नाम की प्रिय की उपाधि धारण करने वाला ये मौर्य वंश का दूसरा शासक था। अच्छा, या ऐसे लिख सकते हैं, मौर्य वंश में देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला ये कैसा था? दूसरा शासक था। पहला कौन है? अशोक, और दूसरा शासक कौन है? दशरथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए? दूसरा एक पॉइंट क्या है, इसने भी अशोक के समान ही आजीवक संप्रदाय के लिए क्या बनाए? गुफाओं का निर्माण कराया। अगला पॉइंट लिखो इससे। आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। अजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। अब देखो, इसमें और अशोक में समानता है। एक तो उपाधि की समानता है, दूसरा गुफाओं के निर्माण की समानता है। अब इसने भी वही लेख लिखा है, जैसे गुहा लेख उसके प्राप्त होते हैं अशोक के, उसी तरीके से दशरथ के भी प्राप्त होते हैं। दशरथ के बाद एक वीरसेन शासक हुआ। इसका नाम मात्र को ही जानना है, केवल शासक हुआ, बस इतना ही बहुत है। जो बृहद्रथ, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। हाँ, नाम तो हो ही सकते हैं ना, जैसे रहीम हो सकते हैं, पप्पू हो सकते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे, सोनू हो सकते हैं, तो ऐसे नाम तो हो ही सकते हैं ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा अभी तो कम कंफ्यूजन है, अभी आगे चल के तो और कंफ्यूजन होता है, खासकर मध्यकालीन भारत में। वहां तो और नाम सेम मिलते हैं, यहां तो भी कमी है। सेकेंड थर्ड में चले जाएंगे फिर हम लोग। बृहद्रथ।
अंतिम मौर्यवंशी शासक, अंतिम मौर्यवंशी शासक था ये। अब इसके विषय में यह प्रचलित है कि एक बार ये सेना का निरीक्षण कर रहा था, मतलब सेना का निरीक्षण कर रहा था कि सेना कैसी क्या है, तो उसी समय किसी व्यक्ति द्वारा इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इसलिए लोगों का यह माना जा रहा है कि पुष्पमित्र शुंग, क्योंकि उस टाइम सेनापति कौन था, पुष्पमित्र शुंग, तो उसी ने इसकी क्या कराई होगी, हत्या। लिख लो पॉइंट, सेना का निरीक्षण करते समय निरीक्षण करते समय हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य जो काफी लंबा पीरियड तक चलता रहा, ऐसा माना जाता है कि लगभग ये टाइम पीरियड आ गया था 186 टू 187 बीसी के आसपास, जब इसकी क्या कर दी गई, हत्या। यानी मौर्य वंश जो लगभग कब स्टार्ट हुआ था, 322 बीसी से स्टार्ट हुआ और कब तक बना रहा, 186-87 बीसी तक बना रहा। और इसकी हत्या के बाद पुष्पमित्र शुंग ने एक नया वंश चला दिया, जो कौन सा वंश कहलाया, शुंग वंश। शुंग वंश पे जाने से पहले हम एक चीज इसको देखें, अच्छा ऐसा क्या है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो भारत का पहला केंद्रीकृत शासन था, जिसकी सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी, इधर दक्षिण भारत में कर्नाटक वाला पूरा क्षेत्र इनके अंतर्गत था, तो ऐसा क्या कारण था कि यह शासन धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ तो कारण रहेंगे होंगे। हाँ, ये भी बात सही कह सकते हैं। तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइनेशन के क्या क्या कारण रहे कि जो धीरे धीरे इतना बड़ा शासन धीरे धीरे कोलैप्स करता चला गया, और ऐसी स्थिति आ गई कि एक सैनिक द्वारा इनकी क्या कर दी जा रही है, हत्या। यानी कुछ ना कुछ तो कुछ कारण रहे होंगे। क्या क्या कारण हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से, क्या हो सकते हैं, फिर हम तो बताएंगे ही। चलो पहले ही बढ़िया कारण एक निकल के आया कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे, अयोग्य थे। चलो पहला एक कारण मान लेते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी। पहला एक कारण तो ये भी बिल्कुल साफ है कि अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद जितने भी शासक हुए सब कैसे होंगे, अयोग्य होंगे। इसके बाद कोई बड़ा शासक नहीं मिलता है। हमें केवल एक शासक के बारे में थोड़ा अच्छा सुनते हैं जिसका नाम था संप्रीति, जिसके बारे में थोड़ा सा ठीक पता लगता है। बाकी ये मान के चलते हैं सारे शासक कैसे थे, अयोग्य थे, जो अपने शासन व्यवस्था को बनाए नहीं रख सके। दूसरा, विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो इस समय तक हमें विदेशी आक्रमणों का कोई ऐसा स्रोत नहीं मिलता है कि जो बाद में विदेशी आक्रमण हुए हों। जब हमें विदेशी आक्रमण का जो स्रोत मिलता है वो मिलता है हमें जाकर शुंग वंश के समय। इसके अगला जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी शुंग डायनेस्टी, उसमें हमें मिलेंगे जाके कि जो
आक्रमण हुए, जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, उसका प्रमाण अभी तक तो हमें मिल नहीं रहे हैं। दूसरा एक, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसका एक कारण भी ये भी हो सकता है कि बड़े साम्राज्य को नियंत्रित ना कर पाना, क्योंकि भाई इनके पास शासन कितना बड़ा है, तो उन सभी जगहों की जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको एक जगह नियंत्रित ना कर पाना। तो एक बड़ा कारण क्या हो सकता है? विस्तृत राज क्षेत्र क्षेत्र पर नियंत्रण बड़ा। एक तो ये भी कारण हो सकता है कि नियंत्रण नहीं कर पाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं शासकों की ये भी कारण है कि भाई हमने ये देखा ना, हर एक शासक अलग अलग धर्म को मानता है, और अलग अलग धर्म को मानता है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी अगर हम संप्रदाय देखें, एक तो सारे संप्रदाय जो लोग ये लोग मान रहे हैं, सब कैसे हैं? अहिंसात्मक हैं। और दूसरा, हर शासक आता है अपना नया धर्म ले आता है, तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कौन सा धर्म माने। एक तो ये कारण शासकों, अब इसमें शासकों में किसी की भी ले सकते हैं, अशोक का भी रख सकते हैं, अशोक की धार्मिक नीतियां। क्यों? क्योंकि अशोक ने सबको धार्मिक शिक्षाएं देने की बात की, धार्मिक नीतियां उपदेश देने की बात की। अब ऐसे में क्या होना था कि भाई हर किसी की मान्यताएं अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं, तो हर बात को वो नहीं मान सकते। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि इनकी धार्मिक नीतियों में, इसमें तो हम लोग अशोक को ही सीधे ब्लेम कर देते हैं धार्मिक नीति चक्कर में, क्योंकि शासन में धार्मिक भावनाएं घुसेड़ना के काम किसने किया था? सर्वप्रथम अशोक ने। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म तब बना, जब जैन धर्म बना उसने शासन छोड़ दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का रहा, लेकिन उसने युद्ध नहीं किया, तो अपने शासन को बनाए भी रखा। कोई आर्थिक रूप से किसी को छूट नहीं दी, ना किसी को ज्ञान की बातें बताई। लेकिन जैसे ही अशोक आया, इसने क्या किया? लोगों को अपने धार्मिक उपदेश देना शुरू कर दिया। लोग, साम्राज्य बड़ा था, तो सारे साम्राज्य में अलग अलग मान्यताएं थी, तो उनको नियंत्रित नहीं कर पाया। भाई हर जगहों पे, जैसे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में अलग मान्यताएं हैं, कलिंग के क्षेत्र में अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि कलिंग क्षेत्र जैन धर्मी है, ये बौद्ध धर्मी है, ये आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उसका कारण भी एक अशोक की धार्मिक नीति को भी एक बड़ा कारण माना गया, किसके? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। दिक्कत क्या हुई? क्यों माना जा रहा है? आर्थिक आर्थिक पतन। आर्थिक पतन का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप धार्मिक रूप से काम कर रहे हैं, तो आपने कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते उतनी ज्यादा कि आप टैक्स इतना दीजिए। और जिस क्षेत्र में ये लोग जा रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जैसे अशोक ने यात्राएं की, धम्म यात्राएं, तो क्या किया? टैक्स में छूट दे दी। भाई इतना बड़ा शासन है, जब आप छूट देते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़े इतिहासकार है डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण माना है क्या? आर्थिक नीतियां। उन्होंने कहा जो आर्थिक रूप से उनका पतन होता चला गया, यह एक बड़ा कारण है किसके? मौर्य साम्राज्य के पतन होने के। डीडी कौशाम्बी की बात क्यों करते? उन्होंने ही बात क्यों की? भारत में जो आर्थिक रूप से इतिहास लिखा जाता है,
आर्थिक इतिहास की बात करते हैं। आर्थिक इतिहास मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा, जिसमें अर्थ को, पैसे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उसका, उस प्रकार के इतिहास लेखन को हम ये कह देते हैं आर्थिक इतिहास लेखन या कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट विचारधारा दो तरीके की चल रही है इस टाइम, होते तो वो तरीके हैं, खैर चलो एक दो बार जान भी लो। एक होते हैं कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट जिनको वो क्या बोला जाता है, दूसरे होते हैं राष्ट्रवादी, और एक होते हैं सबाल्टर्न। मोटे मोटे तौर पे बता दे रहे हैं, बड़े और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। सबाल्टर्न केवल दो ही तीन समझ लो, बहुत इतना। कम्युनिस्ट वाले ऐसे लोग इतिहासकार होते हैं जो अर्थ को बीच में रखकर, यानी पैसे को ही मेन मानकर इतिहास लेखन का काम करते हैं। उनके हिसाब से कि बिना पैसे के साम्राज्य स्थापित बड़ा नहीं किया जा सकता। इनका मानना है कि भाई सेना रखनी है तो सेना के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा की जरूरत बढ़ेगी तो आदमी दूसरी जगह सोर्स बनाएगा, इसलिए दूसरे राजाओं पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। अपने आप को महल बड़ा बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा, अपनी प्रसिद्धि के लिए। तो ऐसे में क्या करेगा, वो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करेगा, क्योंकि अपने आर्थिक संसाधनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो जो इतिहास का एक लेखन है, जो इतिहास के बड़े इतिहासकार लिखते हैं, वो क्या है, कम्युनिस्टवादी हैं। जो कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं वो अर्थ को मेन मानकर उसी के हिसाब से इतिहास लिखते हैं। और इनसे भी खतरनाक व्यक्ति हुआ कम्युनिस्टों में भी एक, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। वो और बड़ा वाला था। कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि इसको भौतिक चीजों से जोड़ दिया, कि जो लोगों की भौतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए संघर्ष होते रहे। उसने यही कहा कि जितना भी इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी एक कमजोर और एक मजबूत। कमजोर शासक था, उस पर मजबूत शासक क्या कर लेता था, आक्रमण कर लेता था और उसका क्या करता, शोषण कर लेता था। तो इसमें कम्युनिस्टवादी, एक जो राष्ट्रवादी आते हैं, वो राष्ट्र की महानता की बात करते हैं। वो किसको दिखाते हैं, राष्ट्र की महानता, यानी राष्ट्र में इस समय ऐसा हुआ। जैसे एक बड़ा पेज फंसता है, आने वाले टाइम में एक चीज समझे, जैसे किसी के सिक्कों में गिरावट आई, मतलब सिक्के जो अच्छी क्वालिटी के थे पहले, अब मान लो उसके अच्छे सिक्के नहीं रहे, तो कम्युनिस्ट वाले ये कहने लगते हैं कि भाई देखो राजा की स्थिति कैसी हो गई, कमजोर हो गई, आर्थिक संसाधन कमजोर हो गए, इसलिए उसके सिक्के जो ढलने स्टार्ट हुए थे वो कैसे हो गए, बेकार हो गए। ठीक, अब सिक्कों में गिरावट आ गई। यहां राष्ट्रवादी क्या लेके आ जाएंगे अपना तर्क, राष्ट्रवादी ये कहने लगेंगे कि जरूरी नहीं, एक राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, जब उसका साम्राज्य बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में उसको पास मुद्रा ज्यादा जल्दी और तेज चलानी पड़ेगी, ज्यादा मुद्रा चाहिए, संसाधन तो उतने ही है, संसाधन उतने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी। फिर जो दूसरा पहलू जोड़ देते हैं, ऐसे बैलेंस कर लिया कम्युनिस्टों को, दूसरा पहलू जोड़ देते हैं, इसके समय सांस्कृतिक रूप से क्या हुआ, भारत में कितना सांस्कृतिक विकास हुआ, भारत में कितना साहित्यिक विकास हुआ, भारत में कितना स्थापत्य का विकास हुआ। इन सबको जोड़कर राष्ट्र को अपने बीच में रखते हुए बात करने लगते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं, राष्ट्रवादी। एक सबाल्टर्न आते हैं, सबाल्टर्न विचारधारा है एक, तो अनिल सिंह साहब इसके प्रमुख हैं, जिन्होंने पहली बार लिखा। इसके तो बहुत सारे हैं, खैर इनके तो और सबसे ज्यादा है। अब आजकल ये वाला इतिहास ज्यादा चल रहा है, हाँ अब ये कम हो गया। पहले कम्युनिस्ट विचारधारा हावी थी भारत पर, अब थोड़ा सा ये डाउन हुए हैं, ये आ रहे हैं इस टाइम। मोदी जी देख रहे हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी लाते रहते हैं, तो वही राष्ट्रवादी आ रहे हैं। अब दूसरी चीज हमें मिलती कौन से, सबाल्टर्न। सबाल्टर्न कौन होते हैं, सबाल्टर्न वो कहते हैं कि यार सही है, तुम राजा की बात कर ले रहे हो, प्रशासन की बात कर ले हो, उन व्यक्तियों की बात कौन करेगा जो उनसे नीचे वाले हैं, यानी जो लोग सामान्य जनमानस है उनका भी तो इतिहास में रोल है, उनकी बात क्यों नहीं की जा रही।
तो उनकी बात को इतिहास में रखने का काम कौन करते हैं? सबाल्टर्न वाले लेखक। तो उनको ये महत्व देते हुए कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ, उसमें लोगों की क्या भावनाएं जुड़ी हुई थी, लोगों ने कैसे अपनी प्रगति की, जिससे राज्य, भाई लोगों की प्रगति यानी किसान अच्छा तो राज्य को टैक्स ज्यादा मिलेगा तो राज्य अच्छा। तो इनका यही कहना है कि भाई जो नीचे वाले वर्ग हैं उनकी बात क्यों नहीं की जाती, तो उनको लेकर इतिहास लिखा वो सबाल्टर्न हो गए। तो इस तरीके से तो जो डीडी कौशाम्बी साहब हैं, जो भारत में कम्युनिस्ट इतिहास लेखन परंपरा को स्टार्ट करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक धीरे धीरे पतन होने से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। दूसरे कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक तरफ मौर्य धर्म चल रहा था, विदेशी राज्यों के संबंध से नए ज्ञान का उदय। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इधर उधर हम लोग जो शासन व्यवस्था भेजते थे, राजदूत आते थे, इनसे क्या हो गया? कुछ नए ज्ञान भी मिलने लगे। इन हाँ, ये बात नहीं समझ में आई। पतन के कारण ऐसे बने कि जो अन्य लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, अन्य लोगों से हमारी जो मुलाकात हो रही है, तो वो नया ज्ञान लेके आ रहे हैं, नई तर्क के साथ अपनी चीजें बता रहे हैं, नई चीजें बता रहे हैं। तो ऐसे में जो दूर दूर के क्षेत्र थे, भाई अगर जो मान लो कि मगध के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां बौद्ध धर्म जैन धर्म ये खूब चल रहे हैं। जो क्षेत्र अफगानिस्तान के पास है, उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की बातें ज्यादा प्रभावी होंगी या उसके जो बगल के क्षेत्र है उनकी ज्यादा प्रभावित होंगी? भाई जो बगल में राज्य है उनकी ज्यादा, तो उनसे कुछ जो नया ज्ञान हुआ तो इन लोगों में क्या होने लगा? बिखराव क्रिएट हो गया। तो एक तो कारण ये भी बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा एक कारण क्या बना? विभाजन। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने पढ़ा था कि जालौक कश्मीर का शासक बन गया और पुत्र किसका था? अशोक का। तो भाई क्या हो गया? राज्य में भी विभाजन हुए। तो राज्यों में जब विभाजन होने लगे तो फिर क्या होगा? कोई कितना भी बड़ा शासन हो, क्या होने लगेगा? खत्म होने लगेगा। एक बड़ा कारण। जो आमात्य वगैरह थे, इनका अपने क्षेत्रों में जो प्रभाव था वो बड़ा खराब था। शासक तो चाहता है कि सब जगह धार्मिक रूप से सही रहे, लेकिन आमात्यों का एरोगेंसी वाली भावना, जिसके बारे में हमें अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ मिलता है, कई और जगहों पर भी मिलता है, इसके कारण से, क्योंकि जैसे समाज में मैगस्थनीज ने 7 वर्ण बताए, 7 जातियों का उल्लेख किया। मैगस्थनीज ने सबसे पीछे जाति जो रखी वो मंत्री रखी। किसको रखा? मंत्रियों को। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि सबसे ज्यादा समाज में जो दूषित करने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? मंत्री। मंत्री अमात्य। तो इनको भी उसने पतन का एक कारण माना। तो ऐसे करके हम बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। किसके? और लिख भी सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। आर्थिक पतन में हम क्या लिखना चाहें तो साफ लिख सकते हैं कि बौद्ध या राजाओं द्वारा धार्मिक रूप को बढ़ावा देने के लिए बिहार, शिलालेख, गुहालेख इनका निर्माण कराया। तो इनमें भी क्या लग रहा होगा? धन, राजस्व। इससे राजस्व खत्म हो रहा था तो राज्य का राजस्व क्या होता चला जा रहा था? कम होता जा रहा था। भाई टैक्स तो उतना ही है क्योंकि राज्य विस्तार तो किया नहीं गया। टैक्स बढ़ाया कि नहीं? भाई राज्य नहीं बढ़ा, बात समझो, राज्य भी उतना ही है और राज्य कम ही होता चला गया।
लेकिन धार्मिक रूप से खर्चे क्या होते चले गए, लगातार उतने ही होते गए। इससे क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। जैसे मान लो अशोक ने इतने बाहर बाहर लोग भेजे, तो क्या होगा, हर जगह पर डिग्रेडेशन शुरू रहा होगा। चलो भाई, ये तो कारण थे हमें मौर्य साम्राज्य के पतन के। देखो कितने भी एक पॉइंट को बनाकर बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या कारण रहे होंगे। हाँ, कर कर बढ़ाएंगे कहां से, कर तो तब नहीं बढ़ा सकते ना जब धार्मिक नीति आप अपना रहे हैं। आपने तो टैक्स कम किया भाई, अशोक ने बौद्ध धर्म यात्राएं की, कई जगहों पर क्या किया, टैक्स कम और कर दिया। दूसरा, निशुल्क चिकित्सा है, निशुल्क ये चीजें हैं, टैक्स आप कम कर रहे हैं कि जगहों का, और वो ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पतन तो निश्चित है। हाँ, तो ये तो हमने पढ़ लिया मौर्य साम्राज्य के क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे पतन हो गया। एक पॉइंट और लिखो, देखो प्रशासनिक तौर पर उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, बढ़िया पॉइंट है ये। देखो, शासन का अति केंद्रीकृत होना, प्रशासनिक पॉइंट भी एक अच्छा लिखो। शासन का अति केंद्रीकृत होना। अति केंद्रीकृत का मतलब, क्योंकि शासन व्यवस्था, भाई हम ये समझेंगे जब पॉइंट आगे प्रशासन में तब समझ में आएगा एक्चुअली में है क्या। मौर्य प्रशासन की बात करें, मौर्य प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो सर्वाधिक रूप से केंद्र द्वारा ही प्रशासित किया जा रहा है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा है, सेंट्रलाइज है, यानी राजा के पास जितने मंत्री और वो हैं वही पूरे शासन को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई बड़ा क्षेत्र और नियंत्रण करता क्या है, एक जगह है। भाई क्षेत्र मगध में है, शासन तो मगध में है, और नियंत्रण अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक कर रहे हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा इसके पतन में। अब एक बड़ा सा टॉपिक है, मौर्य प्रशासन। एक बड़ा टॉपिक क्या है, मौर्य प्रशासन। देखो मौर्यों का प्रशासन भारतीय इतिहास में जो प्रशासन माना गया वो सबसे पहला केंद्रीकृत शासन था, सेंट्रलाइज, यानी पहला सेंट्रलाइज शासन माना जाता है किसका, मौर्यों का। यानी सारी बड़ी शक्तियां किसके पास है, राजा, और राजा के पास जो उसकी मंत्रि परिषद है, जो अधिकारी हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा क्या माना गया है, प्रमुख व्यक्ति माने गए, जिसके कारण से मौर्य प्रशासन कैसा है, भारत का पहला केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है। लिख लो भाई, मौर्य प्रशासन को भारत का पहला केंद्रीकृत केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है। एक पॉइंट और जोड़ दो, अगला पॉइंट करके लिखना। देखो मौर्य के प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत, मौर्यों की प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से भाई, लिख लो एक बार। कौन सा पहला लिखो, चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की कौन सी, अर्थशास्त्र, लिखो। अशोक के अभिलेख, अशोक के
अभिलेख अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट लिखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कैसा था जूनागढ़ अभिलेख? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लिखो, मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका भी क्या है, एक बड़ा स्रोत है किसका? मौर्य प्रशासन का। ठीक, अब प्रशासन की जरा हम बात करते हैं। तो पहले क्या होता था? सबसे बड़ा केंद्र होता था, केंद्र के बाद चक या प्रांत होते थे, प्रांतों के नीचे क्या होता था? मंडल होते थे, आहार होते थे, विषय, विषय के नीचे आते थे तो हमें स्थानीय मिलते थे, दो द्रोणमुख मिलते थे, कर्वाटक, फिर लास्ट में जाके क्या मिल जाते थे? गांव। ये क्या थे? अब कौन फोन कर रहा? मौर्य प्रशासन के क्या थे? ये कुछ ऐसे भागों में विभाजित हुआ था मौर्य प्रशासन। फोन होता था 10, 16, 4, 2, एक और होगा नीचे, एक और लिखने हम लोग, संग्रहण, और इसके बाद छोटा सा था ग्राम। ग्राम एक ऐड कर लो भाई एक्स्ट्रा। अभी बता रहे, सब बता रहे, पहले एक बार यही नाम बोला जाए, नाम है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। खरवाटक, आज मेरे प्रोफेसर आ रहे हैं क्या? हाँ मोबाइल बन गया, बन गया तो वो गिर जाता है भाई हाथ से। अब देखो इसीलिए तुमने थोड़ा सा वो किया है अभी। देखो ठीक, देखो कहीं कहीं पर कुछ किताबों में इसको इसको क्या माना गया है? सेम। आहार, अभी हम ये समझेंगे होते क्या हैं। इनको क्या मान लिया गया? सेम। तो इनको एक बार सेम भी लिख सकते हैं, ऐसे करके बना लो दोनों, क्योंकि ये अभी आगे बहुत काम का है विषय। आगे जितने भी प्रशासन पढ़ेंगे उनमें बड़े काम की चीज है। तो कहीं कहीं पर इनको क्या माना गया है? सेम, कुछ जगहों पर। अब देखो है क्या, जैसे केंद्र होता था, केंद्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता था? राजा। राजा की सहायता के लिए यहां पर ये क्या होती थी? एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक, मंत्री परिषद के साथ साथ कुछ अध्यक्ष भी हुआ करते थे यहां पर। ये मौर्य केंद्रीकृत, ये मतलब ये बड़े वाले अध्यक्ष हैं, यहां पर उच्च अधिकारी बैठते हैं। इसके बाद क्या होते थे? प्रांत, चक या प्रांत। इनमें जो होता था, इनका जो प्रमुख व्यक्ति होता था, प्रमुख मोस्टली इनमें कौन हुए हैं? जो राजकुमार हुआ करते थे वो क्या होते थे? प्रमुख। जैसे हमने सुना था कि एक गवर्नर बनाया गया था तक्षशिला का, अशोक।
उज्जैन का रहा, फिर तक्षशिला का रहा। तो जो बड़े बड़े प्रांत होते थे उनके प्रमुख कौन होते थे? राजकुमार, यानी जो राजा के पुत्र होते थे उन्हीं को बनाया जाता था। और इनकी सहायता के लिए यहां भी मंत्री परिषद थी, ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बन गए, मंत्री परिषद हुआ करती थी। फिर इन्होंने मंडल में इसको विभाजित कर दिया था। मंडल एक्चुअली में ये क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे आजकल देखते हैं मंडल बना देते, कमिश्नरी क्षेत्र मंडल क्या होता है? तुमने देखा होगा पुलिस प्रशासन के दृष्टि से अलग अलग मंडल बना दिए जाते हैं। तो उस टाइम में भी क्या है, ये मंडल वाले क्षेत्र है। अब ये दोनों को सिमिलर मान लिया गया है, क्योंकि इन लोग को कहीं कहीं पे बिल्कुल सिमिलर माना गया कि ये दोनों चीजें क्या थी? एक थी। कौन सी? आहार और विषय। इनकी जो भारत इस समय माना जाता है, ये जिला माना जाता, जैसे आजकल जिला होते हैं, जिला के समान थे ये। और इनका जो प्रमुख होता था वो होता था विषयपति। विषयपति या आहारिक, भाई इन्हीं से मिलकर बना है, विषयपति या आहारिक। क्लियर? फिर ये जो स्थानीय थे, ये स्थानीय इक्वल थे आजकल की तहसील के इक्वल थे। आज अगर हम आज की समानता में बात करें तो आजकल जो तहसील होती है ये तहसील के समान माने गए। भाई एक तहसील में कई गांव होते हैं, उसी तरीके से स्थानीय जो होते तहसील हुआ करते थे। और ऐसा माना गया कि ये 800 ग्रामों का समूह होता था। यानी कितने गांव इसमें आते थे? 800। और जो इसका जो प्रमुख होता था, प्रमुख स्थानिक कहा गया। ठीक। अच्छा, इसका प्रमुख नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख लेते हैं भाई। प्रादेशिक क्या? प्रदेष्टा। दो द्रोमुख, यानी स्थानिक के बाद में एक दो भागों में विभाजित कर देते थे। क्या कर देते थे? स्थानिक के बाद में तहसील को दो भागों में विभाजित कर देते थे। ये क्या होता था? प्रत्येक में कितने होते थे? 400 ग्राम होते थे। ये 400 गांव में दो बांट दिया करते थे तहसील को। फिर तहसील के नीचे एक और छोटी इकाई बना दी शासन नियंत्रण करने के लिए, खरवाटक। और ये खरवाटक जो होता था वो 200 ग्रामों का, 200 ग्रामों का समूह होता था। और फिर इसके नीचे एक इकाई थी, कौन सी? संग्रहण। ये 10 ग्रामों का समूह होता था। यानी 10 गांव मिला के। और इसका जो प्रमुख कहलाता था गोप, ये कर इकट्ठा करता था, टैक्स। और गांव का तो तुम लोग जानते ही हो, सबसे छोटी इकाई थी। और इसका प्रमुख कौन था? एक ही व्यक्ति है, ग्रामड़ी। ये सबसे छोटी इकाई थी। अगर हम एक चीज ध्यान दें तो एक सबसे छोटी इकाई के रूप में हमें कौन मिल रहा है? ग्राम मिल रहा है। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? ग्राम। हाँ। बात करेंगे हम, इससे पहले की कायनात मिल रही है, क्या क्या चीजें। अगर हम उसके पहले की बात करें तो इससे पहले केवल हम वैदिक काल में हैं।
अब ध्यान से सुनो ना, वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? बोल रहे थे। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? जल्दी बताओ। क्या भाई बताओ भाई जल्दी। हाँ चलो भाई, भूल जाते हो। कुल एक ही तो ऐसा टाइम पीरियड है जब सबसे छोटी इकाई ग्राम नामक की क्या है? तो देखा था ना कुल का जो पढ़ा था, तो उसका क्या होता था? प्रमुख। एक ही समय ऐसा हुआ है कि जब सबसे छोटी इकाई बदल के कुल हुई थी। बाकी सभी टाइम में कैसी इकाइयां हैं? ग्राम। हमने तुम्हें वहां भी समझाया था कि सभी प्रशासन में सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? ग्राम। केवल एक ही जगह है कुल जहां पर सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी? समझ गए? तो ये ऐसे प्रशासन बटा हुआ था। अब ऐसा प्रशासन नहीं है कि प्रशासन में अलग अलग चीजें की बात की गई। प्रशासन में जब हम जाते हैं प्रशासन की जानकारी के लिए अर्थशास्त्र के पास, तो अर्थशास्त्र हमें यह बताती है कि यहां पर जो बड़े इनमें जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। पॉइंट कुछ पॉइंट लिखो, फिर हम इन पे आएंगे, भी अधिकारी उनकी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन आता है। लिखो भाई, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लिखो, अधिकारियों को अधिकारियों को नगद अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। हाँ, सैलरी सिस्टम था, जो क्या होता था? पढ़ के रूप में था। पढ़ एक मुद्रा है मौर्य काल में। एक मुद्रा कौन सी? पढ़। पढ़ सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा है मौर्य काल की, जो पढ़ के रूप में था। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, सबसे उच्च अधिकारी को सबसे उच्च अधिकारी को 48,000 यानी 48,000 पर दिए जाते थे। एक की सबसे उच्च अधिकारी की सैलरी कितनी थी? 48,000 पर। अभी बताएंगे। जैसे आजकल रुपया चलता है, उस समय क्या चलता था? पर। हाँ, 48,000 पर सबसे उच्च अधिकारी को। ठीक। और जो सबसे निम्न होता था, बिल्कुल जो सबसे छोटा है, सबसे निम्न व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उसको केवल और केवल बेचारे को 60 पढ़ दिए जाते। इतना डिफरेंस है, देख लो। आजकल के समय के हिसाब से ही है कि सबसे निम्न वाले को केवल कितने मिलते थे? 60 पढ़। लिखो अगला पॉइंट। हाँ, तो उसी हिसाब से मानो ना, सबसे बड़े अधिकारी को इतना, भाई राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी उसको सबसे ज्यादा पैसा, और जो सबसे छोटा अधिकारी उसको। आज भी यही सिस्टम है, आज भी सबसे बड़े को पैसा ज्यादा मिलता है। अगला पॉइंट लिखो, अब पूरे राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा? सबसे प्रमुख व्यक्ति राजा। पूरा राज्य सबसे प्रमुख व्यक्ति। इसके बाद दूसरा पद जो होता था वो किसका होता था? प्रधानमंत्री का होता।
जिसको आमात्य भी कहा गया है, क्योंकि अधिकारियों को आमात्य कहा ही गया है, सभी अधिकारियों को मोस्टली। देखो भाई, अगला पॉइंट लिखो। देखो, अर्थशास्त्र में केंद्रीय शासन के प्रमुख अधिकारियों को केंद्रीय शासन के प्रमुख अधिकारियों को तीर्थ कहा गया। तीर्थ क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। तथा इनकी संख्या 18 बताई गई। तथा इनकी संख्या कितनी बताई गई? 18 बताई गई। यानी कुल 18 तीर्थ बताए गए। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो केंद्रीय प्रशासन में 18 तीर्थ थे। ठीक, लिखो। तथा अध्यक्षों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार 27 तथा अर्थशास्त्र के अनुसार 28 बताई गई। एनसीईआरटी कहती है कि 27 थे, लेकिन अर्थशास्त्र के कुछ स्रोत कहते हैं जिससे संख्या कितनी होती? 28 अध्यक्ष थे। अब दोनों लिखा दिए हमने, इसीलिए एनसीईआरटी वाला तुम मान लेना भाई। हाँ, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी स्रोत है। जब वो लिख के दे देगा तो अलग बात है। तो इनकी संख्या कितनी बताई गई? 28। अब देखो, ये बड़े अधिकारी हैं। जो बड़े अधिकारी वो तीर्थ कहलाए। उनके बाद के जो अलग अलग विभाग, जैसे आजकल नहीं देखते अलग अलग विभाग बने होते हैं, उन विभागों के प्रमुख क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। तो इनकी संख्या बताई गई। कुछ सबसे बड़ा अधिकारी जो 18 तीर्थों में था वो कौन सा था? राजा। उसके बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा था? प्रधानमंत्री। लिखो, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या राज्य का सर्वोच्च प्रमुख राजा था। तथा दूसरा प्रमुख व्यक्ति आमात्य प्रधानमंत्री था। प्रमुख कौन था? आमात्य प्रधानमंत्री था। तो यहां पे एक पॉइंट जाके लिख लो, तो भी 2 पॉइंट लिखो। यहाँ पे पॉइंट भी लिख लो यहीं पर, फिर बार बार आएगा तो कहीं पता लगा, याद रहा ना रहा। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, दूसरा बिंदुसार के प्रधानमंत्री पहले कौन थे? चाणक्य, और फिर दूसरे कौन बने? खल्लाट। तुम लोग भूल जाते हो, सब बताए हुए होते हैं कहीं ना कहीं। दूसरे कौन बने? खल्लाट। तीसरे और पूछे जाते हैं, लिखो एक खल्लाट। अशोक के, अगला पॉइंट लिखो, अशोक के प्रधानमंत्री कौन थे? राधागुप्त। अशोक के प्रधानमंत्री राधागुप्त। अब कुछ अन्य अधिकारियों के नाम हैं जो खासकर तीर्थों में कुछ अन्य नाम मिलते हैं।
इन तीर्थों में जो नाम मिलते हैं, उन तीर्थों के जो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा ये तीर्थ हैं या अध्यक्ष, बात समझ लो। हम इनको उस तरीके से अलग अलग तरीकों में लिखाएंगे, हम इनको बांट बांट के लिखाने की कोशिश प्लान में रहेंगे कि इनको उस तरीके से लिखाएं। जैसे जब हम न्याय प्रणाली की बात करें तो हम अर्थशास्त्र में क्या न्याय प्रणाली की बात है, इंडिका में क्या न्याय प्रणाली की बात है, और उसके साथ साथ जो न्याय प्रणाली के कौन कौन से अधिकारी थे, तो इस तरीके से बांट के पढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं कि हमें तीर्थ एक साथ ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं ये तीर्थ थे या अध्यक्ष थे। हमें केवल प्रशासन में जानना है तो प्रशासन में हम इस तरीके से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जो तीर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहले बात करें, देखो जैसे जैसे जिस भी चीज की हम बात करते जाएंगे, जैसे हम जब आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, राजस्व की बात करेंगे, तो उनमें बता लेंगे। कुछ तीर्थों को उनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। जब हम गुप्तचरों की बात करेंगे तो गुप्तचरों का प्रमुख कौन होता था, जब हम सिक्कों की बात करेंगे तो सिक्कों का प्रमुख कौन होता था, उससे छोटा अधिकारी कौन होता था, अर्थशास्त्र में सिक्कों को क्या कहा गया है, किस किस प्रकार के सिक्के चलते थे। तो उस तरीके से हम सोचना है इसको, क्योंकि ऐसे करने पे बड़ा हो जाए, क्योंकि अध्यक्ष आपको अभी पढ़ने ही पड़ेंगे, अध्यक्ष आपको पढ़ने ही है। मेन कम से कम तो जो 28 में से कम 17-18 तो अध्यक्ष पता ही होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, आसान है, उनके वर्ड अगर पढ़ोगे तो उन्हीं से निकल के निकालेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग उसी में से पॉइंट निकालेंगे कि आखिर में जो दिए गए, जैसे लक्षणा अध्यक्ष है तो क्या चेक करता है, सिक्कों की जो बनावट होती है, टकसाल जो होती है उसका प्रमुख है। तो हम उन्हीं से पॉइंट निकाल के समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वो किस